हेलो दोस्तों, दिस इज़ रानी शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जियोग्राफी। तो मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। यहाँ आज हम जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर तो सारे डाल ही रही हूँ साथ ही साथ में, तो यदि हम पढ़ते भी जाएंगे बीच बीच में तो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको आपकी ज़रूरत का सब कुछ मिलने वाला है। आप यदि ये एक चैनल फॉलो करते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे कई सारे पेज चल रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। एक्चुअली हमारी जियोग्राफी की शुरुआत कहाँ से होती है? हम यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं, स्पेस से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या है? पहली बात तो ये कि एग्जिस्टिंग मैटर मतलब क्या है, आपको ये जानना चाहिए कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो जो आपकी स्टडी होती है यूनिवर्स की वो आपकी कॉस्मोलॉजी कहलाती है। अब यहाँ लिख दूँ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। फिर दूसरा आपका है गैलेक्सी, और फिर आपका आता है बिग बैंग थ्योरी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। एक बहुत ही आप देख पा रहे हैं बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है। ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली कंसंट्रेटेड इन वन लंप कॉल्ड पेरीमिरल एटम। बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन हुआ दैट अकॉर्ड 15 बिलियन ईयर्स एगो, करीब 15 बिलियन साल पहले, ठीक है। तो वहाँ से फिर छोटे छोटे ये ग्रह बने, स्टार बने, ये सारी चीज़ें बनी। फिर तो उसके बाद ये सारे ग्रह बने, मतलब टुकड़े गैस के गोले बने, और फिर यहाँ आपको इस तरह से आपका सोलर सिस्टम बना। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सन है, और फिर सन के बाद सबसे छोटा सा ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे ग्रह बने। सोलर सिस्टम आपका इस तरह से बना। और फिर ये सब तो आप जानते ही होंगे। 8 ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया था, उस पर भी रिसर्च चल रही है। उसको बौना ग्रह कहा जाता है। तो 2004 में शायद इसको हटा दिया गया था, आई थिंक। फिर इसके बाद हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। द सन इज़ अ स्टार एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सन इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न, सेम एज अ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है? एक बॉम्ब प्लस एक बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम द अर्थ, यानी सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। द अदर यूनिट टू एक्सप्रेस द लार्ज डिस्टेंस इज़ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर, आप जैसे मैं सीटेट के पर्पज़ से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अदर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो उन सब में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एक्चुअली ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर एक दूरी की इकाई भी है, डिस्टेंस की यूनिटी भी लाइट ईयर कहलाती है। और लाइट ईयर होता क्या है? द डिस्टेंस विच ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इज़ नॉन एज लाइट ईयर। मतलब एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। द डिस्टेंस ऑफ सन एंड द अर्थ कैन बी सेड एज 8 लाइट मिनट। मतलब आपको जैसे पता है कि सूर्य की पृथ्वी से रोशनी आने में कितना समय लगता है, तो वो आपके 8 मिनट लगते हैं, इसलिए उसको 8 लाइट मिनट कहा जाता है, ठीक है। और मैंने इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों ही रखा है। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। तो सूरज क्या है? सूरज एक तारा है, और सूर्य में होने वाली प्रतिक्रिया परमाणु संलयन है, जो हाइड्रोजन बम के समान है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और इन बड़ी दूरी को व्यक्त करने वाली दूसरी इकाई प्रकाश वर्ष है, और प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी भाई 8 मिनट में तय करता है, तो वो 8 मिनट प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर है हमारा प्लानेट। प्लानेट के बारे में चलते हैं। कितने प्लानेट हैं आप सभी जानते हैं? 8 प्लानेट हैं। अभी पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो के हटाने के बाद अभी 8 ही हैं। तो द प्लानेट आर द बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर own light and revolve around the sun in a definite path. The path is known as orbit. मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो प्लानेट होते हैं उनकी खुद की कोई ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं और सूर्य की परिक्रमा लगा रहे होते हैं। और जिस जगह वो परिक्रमा लगाते हैं वो रास्ता, पाथ क्या कहलाता है? ऑर्बिट, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द प्लानेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। प्लानेट आल्सो रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस, मतलब वो अपनी ही धुरी पे घूमते हैं। एंड इट्स वन कंप्लीट रोटेशन इज नॉन एज इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। Any celestial bodies which orbit another celestial body is called satellite. और जो जैसे पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी आपने देखा ये सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। चलिए मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ बनाने से भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ये मान लीजिए सूर्य है, तो ये सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी लगा रही है और ग्रह लगा रहे हैं, और पृथ्वी का भी कोई चक्कर लगा रहा है ना। जैसे चंद्रमा है, ऐसे और भी ग्रह हैं, उनके भी चक्कर लगा रहे हैं, उनकी खुद की सैटेलाइट, ठीक है। वो कहलाती हैं आपकी कॉल्ड सैटेलाइट कहलाती हैं, जो अनदर बॉडीज़ हैं। फॉर एग्जांपल द अर्थ इज़ द सैटेलाइट ऑफ सन बिकॉज इट्स ऑर्बिट द सन। और इसके बाद हम और अच्छे से पिक्चर देख के ही समझ लेते। देखिए हाँ, आप पिक्चर में देख पा रहे हूँ, ये आपका ये सन है बीच में, ठीक है, सूर्य है। ज़्यादा बेहतर तरीके से पिक्चर में समझ में आता है। तो यह आपका सूर्य हो गया, और सूर्य के बाहर सबसे पहले कौन है? ये आपका सबसे पहले है ये मरकरी, है ना। वो मरकरी चक्कर लगा रही है सूर्य का। फिर उसके बाद वीनस लगा रही है, वीनस लगा रही है, कौन है आई डोंट नो, जो भी है, मेल फीमेल। फिर उसके बाद अर्थ है, अर्थ के बाद आपका मार्स है, और इसके बाद आपको ये दिख रहा है ना छल्ला जैसा, ये एस्टेरॉयड। ये एस्टेरॉयड आपको ये दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, ये एस्टेरॉयड है। और एस्टेरॉयड के अंदर जो प्लानेट आते हैं उन्हें हम इनर प्लानेट कहते हैं, और एस्टेरॉयड के बाहर जो प्लानेट आते हैं वो आपके आउटर प्लानेट कहलाते हैं। जैसे सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, जुपिटर और यूरेनस, ये आपके आउटर प्लानेट कहलाते हैं। अब इनर प्लानेट में कौन आता है, आउटर प्लानेट में कौन आता है, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और थोड़ा अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं कि चक्कर कैसे लगाते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अब देखते हैं हम कि तो सबसे पहले हमारे सूर्य के पास जो था क्या था? मरकरी, ठीक है। मरकरी हॉटेस्ट प्लानेट है क्योंकि सूर्य के सबसे पास है। तो मरकरी यानी बुध, इट इज़ द इनर मोस्ट। अभी मैंने बताया इनर मोस्ट जो आपके उसके अंदर आते हैं वो इनर प्लानेट कहलाते हैं, और बाहर हैं वो आउटर प्लानेट कहलाते हैं, ठीक है। और इनको इनर आउटर के अलावा भी देखिए बीच में आएगा तो समझ लेना। इट इज़ द इनर मोस्ट प्लानेट एंड द स्मॉलेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आपने देखा तो उसमें बहुत ही छोटा दिख रहा था, और भी बीच में दिखाएंगे पिक्चर काफ़ी हैं कितना छोटा है। तो बहुत छोटा है ये एक्चुअली, और बहुत ही गर्म भी है। और इस तरह हम जैसे एक ट्रे के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे लाइट होती ना, मरकरी लाइट होती है तो वो गर्म होती है, तो ये सबसे गर्म होता है। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, वैसे याद ना रहे तो। इट हैज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन एंड इट complete is one revolution around the sun
इन अराउंड 88 डेज। तो ये क्या है, ये बहुत जल्दी, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, ठीक है, एक साल हमारा 365 दिन में होता है, लेकिन ये मरकरी जो है सूर्य का चक्कर 88 दिन में ही पूरा कर लेती है। 88 डेज में ही ये अपना एक चक्कर लगा लेती है, उसका एक साल 88 डेज में ही हो जाता है। मतलब यदि हम अब मरकरी पे होते तो यहाँ पृथ्वी पे हमारे 3-4 साल होते, तब तक वहाँ पे यहाँ मरकरी पे 3-4 साल बीत चुके होते, पृथ्वी पे 1 ही साल होता, ठीक है। और इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो सैटेलाइट। और दूसरी बात ये कि ये मरकरी है ना, इस पर कोई सैटेलाइट नहीं है अपनी, जैसे पृथ्वी की सैटेलाइट है ना चंद्रमा, तो मरकरी पे ना तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना तो हम वहाँ रह सकते हैं पृथ्वी की तरह, और ना कोई वहाँ पे कोई सैटेलाइट है, उसकी खुद की कोई सैटेलाइट। ये प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन पे सैटेलाइट नहीं है, तो एक मरकरी है और दूसरा वीनस है, ठीक है। इट इज़ द नियरेस्ट प्लानेट ऑफ सन। और ये सूर्य के सबसे पहला जो ग्रह है वो यही है, तो ये सबसे नज़दीक है सूर्य के, ठीक है। अब हिंदी में भी देख लेते हैं। यह अंतरम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसमें यह सबसे तेज परिक्रमा करता है और लगभग 88 दिन में। बात वही लिखी है जो मैंने हिंदी में बोल दी है, कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि हिंदी में भी कराओ, हिंदी में भी, इसलिए मैंने इसका हिंदी में भी। चलिए कोई बात नहीं, सबकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। कोई कहता है कि इंग्लिश में क्यों, हिंदी में क्यों नहीं, कोई कहता है कि इंग्लिश, तो दोनों सब मैंने डाल दिया है, बाइलिंगुअल पेपर भी करा रही हूँ, और इसी तरह से आपका ये पढ़ाई में भी हमें दोनों भाषाएं साथ में चलती हैं। इसका कोई वातावरण और कोई उपग्रह नहीं है, यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश में थी वही हिंदी में है, कुछ खास नहीं है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है वीनस। वीनस यानी शुक्र। इट इज़ नॉन एज द अर्थ's ट्विन। इट एज इट हैज़ द सिमिलर साइज, डेंसिटी एंड द मास। अब प्रश्न पूछते हैं कई बार कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या कहलाता है, तो वो है आपका वीनस। इसके और भी कई सारे नाम हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में भी वही है, इसे पृथ्वी की जुड़वा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। इसे प्रातः तारा और संध्या तारा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका मरकरी और वीनस दोनों ही ऐसे ग्रह हैं, दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई खुद का उपग्रह नहीं है, ठीक है। चंद्रमा या उपग्रह एक ही बात होती है, ठीक है। और आपका क्या है मरकरी के बारे में, यहीं तक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है थर्ड, सूर्य के बाद पहला आपका मरकरी, दूसरा वीनस और तीसरा आपका अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ क्या है सभी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लानेट। तो ब्लू प्लानेट के नाम से जाना जाता है धरती को, बिकॉज ऑफ 70% वाटर। क्योंकि आपको ये दिख रहा है ना, इतना सारा ये पानी ही है, तो 70% वाटर के कारण इसे ब्लू प्लानेट कहा जाता है। आप जब स्पेसेस को देखोगे तो आपको ब्लू और ग्रीन दिखाई देता है, ब्लू ही दिखाई देता है, ग्रीन तो कम ही दिखाई देता है। इट हैज़ एन एटमोसफेयर। यहाँ क्या है, एटमोसफेयर है। एंड मून इज़ द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और इसका मून नेचुरल सैटेलाइट भी है, यहाँ से सैटेलाइट की शुरुआत होती है, तो इसकी नेचुरल सैटेलाइट मून भी है। फिर है द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी, फॉर एग्जाम्पल 40 मिलियन किलोमीटर। और दूसरी बात ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो सूर्य है, ठीक है। फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन। तो स्पेस से वही बात जो वैल्यू मैंने कि स्पेस से ये पृथ्वी कैसी दिखती है, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। सेम एज हिंदी में भी वही लिखा है कि पृथ्वी 71% पानी की वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, और इसका एक वायुमंडल है, और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, और अगला निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटारी जो 40 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंतरिक्ष पृथ्वी नीली और हरी दिखाई देती है, ठीक है। और पृथ्वी का जो ये चंद्रमा तो आपका नेचुरल हो गया, और पृथ्वी के जो मानव निर्मित सैटेलाइट हैं
जिन्हें हम एडोसैट, इस तरह से कई कई सारे सैटेलाइट हैं जो ह्यूमन मेड हैं, बना के छोड़ दिए हैं अपनी जानकारी लेने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो आपके मैन मेड सैटेलाइट कहलाते हैं, और या आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिन्हें कहते हैं हम, ठीक है, वो भी हैं पृथ्वी के कई सारे। अब इसके बाद अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी मार्स की, सॉरी मार्स तक तो आपके इनर प्लानिट ही है ना, मार्स यानी मंगल। तो मंगल के बारे में आप सभी जानते होंगे। इट इज ऑल्सो नॉन एज द रेड प्लानिट ड्यू टू द हाई प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड, यानी ये इसको रेड प्लानिट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत लाल है, उसमें आयरन की बहुत अधिक मात्रा है। इट हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट, फोवोस एंड डाइमोस। अब यहाँ पे ये जो मंगल है, पृथ्वी पे एक ही चांद है, लेकिन मंगल के पास 2 चांद हैं, ठीक है, मंगल के पास 2 चांद हैं, फोवोस और डाइमोस, 2 चांद हैं मंगल के पास। एक बात और, यहाँ जैसे चलिए फिर देखते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं, यहाँ इसका हिंदी का नहीं है, कोई बात नहीं, वही बात है सेम। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें खास, इतना ही है। फिर नेक्स्ट है आपका जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति का क्या है? इट इज़ द बिगेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैज़ 63 नेचुरल सैटेलाइट, आउट ऑफ विच गायनामेड इज़ द बिगेस्ट, विच इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ये जो बृहस्पति है आपका, ये आपका सबसे बड़ा अपने सोलर सिस्टम में, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा प्लानिट है, ठीक है। प्रश्न आए कि सबसे बड़ा प्लानिट कौन सा है, तो आपको बृहस्पति, बी से ऐसे याद रख लीजिए, जुपिटर, जैसे भी आपको सही लगे तो वो आपका होगा जुपिटर। और इसमें कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं, यानी इसके नेचुरल चंद्रमा कितने हैं, तो वो हैं आपके 63, और जिनमें भी गायनामेड सबसे बड़ा है। सभी जितने भी सैटेलाइट हैं, जितने भी ग्रहों के सैटेलाइट, उन सब में ये सबसे बड़ा है, ठीक है, बिगेस्ट सैटेलाइट इसलिए इसको कहते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। फिर आपका शनि, बृहस्पति के बाद आपका शनि आ जाता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे सुरुचिपूर्ण ग्रह के रूप में जाना जाता है। सुरुचिपूर्ण ग्रह के रूप में क्यों जाना जाता है? यानी सैटर्न, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम, नॉन एज द एलिगेंट। एलिगेंट मतलब बहुत ही सुंदर, ठीक है। ये और सुंदर किस कारण है? ये जो आपको इसके छल्ले दिख रहे हैं ना, बलय जिनको बोलते हैं, उनके कारण ये बहुत ही सुंदर दिखता है। एलिगेंट प्लानिट है ये, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय द रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड आइस। जो किससे बने हैं? डस्ट और आइस के पार्टिकल्स से, टुकड़ों से। इट हैज़ 62 नेचुरल सैटेलाइट। इसमें कितने सैटेलाइट हैं नेचुरल? 62, आउट ऑफ विच टाइटन इज़ द बिगेस्ट। और इन सब में टाइटन नाम का जो सैटेलाइट है इसका, वो सबसे बड़ा है। इट इज़ लीस्ट डेंस अमॉन्ग द ऑल प्लानिट्स। यह सारे प्लानिट्स में बहुत ही कम घनत्व का है, ठीक है, कम सघन है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ हिंदी में भी देख लीजिए, सेम वही चीज़ लिखी है। और ये आपके प्लानेट हो गए। अब इसके बाद आपका और आ रहा है क्या? यूरेनस। यूरेनस में क्या है? यूरेनस की थोड़ी सी एक चीज़ अलग है, वो ये है, यूरेनस एक्चुअली रोल्स अपरेंटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बाकी सारे ग्रह जैसे मान लीजिए यहाँ कहाँ पेन का है, ये पृथ्वी, अभी हमने देखा था ना कि ये सूर्य है और सारे ग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो शनि है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह से इसका ये चीज़ इसमें अलग है। फिर है, इट इज़ नॉन एज द ग्रीन प्लानिट ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ द मीथेन गैस। इसमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इसको ग्रीन प्लानिट भी कहा जाता है। इट हैज़ 27 नेचुरल सैटेलाइट। इसकी 27 नेचुरल सैटेलाइट हैं, आउट ऑफ विच
मिरांडा इज़ द बिगेस्ट, और उन सब में कौन सी, मिरांडा सबसे बड़ी है, ठीक है। और ये ठंडा क्यों है, काफ़ी दूरी पर है सूर्य से, इसलिए बहुत ही ठंडा है। उसके बाद है आपका ये नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, इट हैज़ 14 नेचुरल सैटेलाइट आउट ऑफ विच ट्रिटॉन इज़ द बिगेस्ट। नेपच्यून का क्या है, ये बहुत ही ठंडा है एकदम, इतना ये समझ लीजिए यहाँ इतनी ठंड है कि आप स्पेस सूट से बाहर निकल गए तो बस ख़त्म, आप जम जाओगे, पत्थर बर्फ़ बन जाओगे पूरी तरह से, ठीक है। इसका ट्रॉन्स सबसे बड़ा क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है हमारा, ये आपके आ जाते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड और आर एसेंशियली chunks of rock that measure in size from a few feet of several miles in diameter. Small asteroids are called meteoroids, ठीक है। The largest asteroid Ceres is about 590 miles, 950 kilometer wide. Like most asteroid, it lies in the asteroid belt between Uranus and Jupiter. तो ये क्या है, क्षुद्र ग्रह जिनको हम कहते हैं ना एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह अनिवार्य रूप से चट्टान के टुकड़े होते हैं जो आकार में कुछ फीट से लेकर कई मील व्यास तक के होते हैं। छोटे क्षुद्र ग्रह को उल्कापिंड कहा जाता है, ठीक है। उल्कापिंड के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कई जगह क्यों, जब रात में हम बैठे होते हैं तो आप देखते हैं आसमान में हमें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता हुआ क्या, टूटता हुआ तारा, सॉरी। आप सब टूटता हुआ तारा तो सभी जानते हैं और विश भी मांगते हैं कि भाई टूटता हुआ तारा दिख गया, अब हम विश मांग लेते हैं तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ये कोई ऐसा वो नहीं है कि टूटता हुआ तारा आप विश मांग रहे हो तो पूरा हो जाए। ये क्षुद्र ग्रह होते हैं जो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं चक्कर लगाते लगाते, और फिर जब पृथ्वी के आपके मीजोस्फीयर मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ क्या है, इनमें आग लग जाती है, और आग लग जाती है इसलिए एकदम से आग लगे हुए से दिखाई देते हैं, तो वो लगते हैं आपको जैसे टूटा तारा। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस लगभग 590 मील और 950 किलोमीटर चौड़ा है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह की तरह यह मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। क्षुद्र ग्रह में केवल बड़े दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता है, तो इनको बड़े दूरबीन के माध्यम से भी देखा जा सकता है, ये इनकी विशेषता है। फिर आपका ये हो गया यहाँ पे, अभी हम आगे चलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ आपको और अच्छे से दिखा दूँ एस्टेरॉयड, ये आपको दिख रहा है ना बीच में, और अच्छे से आप देखना चाहते हैं। अब ये आपको ये टूटा हुआ तारा जैसा दिख रहा है, तो ये अपने ऑर्बिट से अलग हो गया, निकल गया, इसलिए यहाँ आ रहा है, ठीक है। और क्या है, वही ये इस क्रम में आपने शायद देख लिया है, शुरू में देख लिया था, और ये चीज़ भी आप देख चुके हैं शायद यहाँ। और क्या है, हाँ थोड़ा सा ये और है कि पृथ्वी से चंद्रमा तक लाइट पहुँचने में कितना समय लगता है, और सूर्य से पृथ्वी तक, यहाँ मतलब ये सारी पृथ्वी आपको दिख रही है, और ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये सबसे पहुँचने में, लाइट में पहुँचने में कितना समय लग रहा है वो सब यहाँ दिखाया गया है। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, ये तो आपको याद होगा ही, काफ़ी समय से याद कर रहे होंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक लाइट पहुँचने में आपकी 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं, और चंद्रमा से पृथ्वी तक 1.3 लाइट सेकंड लगते हैं, ठीक है। लाइट अभी शुरू में मैंने बताया कि क्या है, आपकी डिस्टेंस की यूनिट है, प्रकाश वर्ष जिसे हम कहते हैं वो। फिर ये सारी दूरी लिखी है। और दूसरी बात एक और क्या था, अभी भूल गई, बीच में याद आया था, फिर से याद आएगा तो फिर देखेंगे कि क्या था, ये कुछ बोलना चाह रही थी, हाँ याद आया, वो क्या था, ये पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी चंद्रमा से 1/4, मतलब सॉरी, चंद्रमा पृथ्वी से 1/4 है, ठीक है, इतना छोटा है कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और
कुछ नहीं, बहुत ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं जो याद आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं याद आ जाती हैं तो बस भाई सेल्फ़ स्टडी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वैसे हम खुद पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, वीडियो देखने से भी याद रहती हैं। तो याद आते जाएंगे तो बताते जाऊँगी, नहीं तो जितना है उतना काफ़ी है, पर्याप्त है। फिर यहाँ इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, आप ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सैटेलाइट यानी चंद्रमा यहाँ इसी का दिखाई दे रहा है और किसी का तो नहीं दिखाया गया है। और इसमें भी कुछ खास नहीं है, तो यहीं तक था इतना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि इसमें कुछ कमियां हों और अच्छा लगे तब भी कमेंट कर सकते हैं, कमी है तब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा लगे तभी कमेंट करें, कमियां हैं वो भी बता सकते हैं। क्योंकि क्या है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो आप भी किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो पढ़ रहे होंगे, तो शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, मिलके शेयर करेंगे, पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।